नाइन्थ एंड क्लास नाइन्थ का ये चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस आसान केमिस्ट्री की ये सीरीज़ है। एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, बुक का रिव्यू करेंगे एंड बुक में देखेंगे कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपने वहाँ पे लिखनी है और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया के खवास, उनकी तरकीब और उनकी साख्त का मुताला किया जाता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन जो कि आपने लिखनी है, राइट। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं अभी से ही। क्या चीज़ें हमने लिखनी है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया के खवास, अब अशिया के खवास से मुराद ये है कि चीज़ों की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी तरकीब, तरकीब से मुराद है कंपोजिशन, कंपोजिशन जैसे कि पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, तो हम कहते हैं पानी के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। ये पानी की कंपोजिशन है और उनकी साख्त का मुताला किया जाता है। अब साख्त क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कहा था कि वाटर जो है उसका फार्मूला H2O है, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन, ये उसके बाद उसके साथ अटैच है बच्चों ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, और फिर एक दूसरा हाइड्रोजन जो है वो अटैच है, तो ये एक मालिक्यूल की साख्त होगी। इसी तरीके से ये मालिक्यूल्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, तो ये तरतीब हमने देखनी होती है। तो अभी के लिए केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो जस्ट आपने ये याद करनी है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया के खवास, उनकी तरकीब और उनकी साख्त का मुताला किया जाता है। यानी कि आपकी डेफिनेशन में खुसूसियात यानी खवास, तरकीब यानी कि कंपोजिशन और साख्त यानी कि स्ट्रक्चर, ये 3 वर्ड्स लाजमी होने चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के ब्रांचेस की तरफ, शोबाजात की तरफ से। ठीक है जी, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि केमिस्ट्री जो है उसको मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड क्यों किया जाता है। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री एक पेचीदा और वसी मज़मून है। इसके मखसूस पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो देने की गर्ज से इस मज़मून को बहुत सी अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है। तो ये उस सवाल का जवाब होगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में या मुख्तलिफ़ शाखों में क्यों तकसीम किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। तो सिर्फ ये लाइन आपने जो है वो मार्क करनी है, साथ में क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ़ शोबाजात यानी कि ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया गया है। उसके बाद है जी फिज़िकल केमिस्ट्री, तारीफ भी आ सकती है और इसकी एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। तो केमिस्ट्री की इस शाख में इस बात की तहकीक की जाती है कि मुख्तलिफ़ अशिया में एटम्स और मालिक्यूल्स क्या किरदार अदा करते हैं। यानी कि ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें आप मुख्तलिफ़ अशिया की एटॉमिक और मालिक्यूलर लेवल पे जो बिहेवियर है उसको आप स्टडी करते हैं। तो सिर्फ इतनी सी तारीफ़ करनी है, उसके बाद हम ये एप्लीकेशन भी साथ में लिखेंगे। इस मज़मून से हम केमिकल रिएक्शन की रफ्तार का ना सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं बल्कि उसको तब्दील करके हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, जिनसे सनती पैमाने पर रिएक्शन सर अंजाम दिए जाते हैं। तो ये आप उसकी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ठीक है जी। सो ये देखिए केमिस्ट्री की इस शाख में ऐसे कंपाउंड्स को बनाना, उनके अज़ाय तरकीबी खवास और साख्त का मुताला करना शामिल है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केमियाई बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। तो इन कंपाउंड में क्या चीज़ें होंगी? मेटल्स होंगी, नॉन मेटल्स होंगे, उनके मिक्सचर्स होंगे, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स होंगी। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं? खादे बनाने के लिए, अद्वियात, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, मलमाकारी, यानी किसी भी चीज़ पे आप किसी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, सतही तनाव को घटाने वाले सर्फेक्टेंट्स या सर्फ वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने लिखनी है, राइट। अब हम यहाँ पे अगर ये आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है और इसका इस्तेमाल आ जाता है, तो हमने क्या लिखना है? केमिस्ट्री की इस शाख में ऐसे कंपाउंड्स को बनाना, उनके अज़ाय तरकीबी खवास और साख्त का मुताला करना शामिल है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केमियाई बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। ये तो होगी तारीफ़। अब
ये एप्लीकेशन होगी है जिसमें हमने खादें, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, मलमाकारी और सरफेक्टेंट जो है वो देखे थे। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़रा जूम इन करके देखते हैं। राइट, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़हन में रखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कार्बोनेट्स का अगर आप फार्मूला देखें तो CO3-2, बाइकार्बोनेट्स का SCO3-1, ऑक्साइड्स एंड कार्बन के ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बाइड्स, तो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। राइट, अब हमने लिखना क्या है बच्चों, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में कार्बन के कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, ताहम इन कंपाउंड में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स का मुताला शामिल नहीं है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास माहौलियाती केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप माहौल के बारे में या अपने इर्द गिर्द के बारे में केमिस्ट्री को देखते हैं। इस सियारे में वकूअ पज़ीर होने वाले कीमियाई और हयातियाती कीमियाई मज़ाहिर का मुताला माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाता है। इस मज़मून में हम हवा, मट्टी, पानी में मौजूद कीमियाई अशिया के माखज़, उनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस और रिएक्शंस के असरात और उनकी वजह से माहौल में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करते हैं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपने प्रीवियस देखा था वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव तज़ियाती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इस शोबे में हम मुख्तलिफ़ मादी अशिया का तज़िया करते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ लिया, आपने अब उसको जांचना है वो किस चीज़ से बनी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिकदार में शामिल है। इस तज़िया में उन अशिया में मौजूद मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा किया जाता है बल्कि उनकी शनाख्त करके उनका इर्तिकाज़ भी मालूम किया जाता है। यानी कि देखिए, आपको एक सैम्पल दिया गया है, आपने उस सैम्पल में से मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलहदा करना है, एंड जब वो अलहदा कर लेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये उनकी शनाख्त करनी है कि ये कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर आपने उनकी मिकदारें भी देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सैम्पल है, उसमें 3 चीज़ें हैं A, B एंड C। तो ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं इसकी आपने पहले शनाख्त कर ली मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए, और उसके बाद आपने इनकी क्वांटिटी यानी कि मिकदार देखनी है। राइट, तो अब इसके अंदर जो है आपने करना क्या है। राइट, केमिस्ट्री के इस शोबा में हम मुख्तलिफ़ मादी अशिया का तज़िया करते हैं, ये मेन डेफिनेशन होगी। इसको हम एक्सटेंड करेंगे। इस तज़िया में उन अशिया में मौजूद मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा किया जाता है बल्कि उनकी शनाख्त करके उनका इर्तिकाज़ यानी कि कंसंट्रेशन भी मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास होगी जी डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव बायो केमिस्ट्री। राइट, बायो केमिस्ट्री जो है इस मज़मून में कीमियाई अमल के नतीजे में ज़िंदगी की रवानी को समझा जाता है। जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स और उनकी वजह से वजूद में आने वाले अहम मज़ाहिर जो ज़िंदगी को रवां दवां रखते हैं, इस शोबे का अहम मौजू है। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो हमने स्टार्ट से नहीं करनी बल्कि हमने देखना है यहाँ से। जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स और उनकी वजह से वजूद में आने वाले अहम मज़ाहिर जो ज़िंदगी को रवां दवां रखते हैं, इस शोबे का अहम मौजू हैं। तो यहाँ तक जो है हमने ये तारीफ़ करनी है जो कि मैंने हाईलाइट किया। इसकी आसान तारीफ़ कुछ यूँ भी होगी, उसको भी आप लिख सकते हैं कि जानदारों में मौजूद बायो कंपाउंड्स और उनके रिएक्शंस का मुताला बायो केमिस्ट्री कहलाती है। अब वो कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये सारे के सारे बायो केमिस्ट्री के बायो कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री हमने कर लिया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि वर्ड है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसमें वर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं। इन रिएक्शंस में रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे मज़ाहिर और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस शामिल है। तो ये पूरी की पूरी आपने करनी है। सो
इसकी जो मेन आ गया डेफिनेशन आ गई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं। अगर वो डिफ़ाइन करता है कि डिफ़ाइन करें क्वेश्चन के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये लाइन एनएफ है। लेकिन अगर वो एप्लीकेशंस भी पूछता है तो फिर आपने एज अ होल लिखना है, यानी कि रिएक्शंस के अंदर रेडियो एक्टिविटी का भी जिक्र करना है और न्यूक्लियर रिएक्शंस का भी जिक्र करना है। नेक्स्ट वी हैव पॉलीमर केमिस्ट्री, राइट। पॉलीकेमिस्ट्री, पॉलीमर कहते हैं मेगा मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को। आपने नाम सुना होगा प्लास्टिक का, तो ये पॉलीमर है। छोटे मॉलिक्यूल्स को कतार अंदर कतार जोड़कर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जिनको पॉलीमर कहते हैं। सो पॉलीमर की अलहदा से भी तारीफ़ आ सकती है। अब पॉलीमर केमिस्ट्री की तारीफ़ क्या होगी? पॉलीमर केमिस्ट्री में हम इन बड़े मॉलिक्यूल्स की ख़वास, साख्त और उनको बनाने के तरीके सीखते हैं। जानदारों की साख्त में मौजूद बहुत से मॉलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड सब पॉलीमर्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये तो होगी बच्चों पॉलीमर की, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये तारीफ़ होगी पॉलीमर केमिस्ट्री की। हमारे जिस्म के अंदर भी बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो मिलकर पॉलीमर बनाती हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव जियो केमिस्ट्री एंड जियो केमिस्ट्री। वर्ड जो जियो है इसका मतलब होता है ज़मीन, तो ये ज़मीन की केमिस्ट्री है। देखते हैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन कैसे है। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ज़मीन के अज़ाए तरकीबी, यानी ज़मीन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके माखज़ यानी वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और उसमें मौजूद मादनियात का मुताला किया जाता है, राइट। ये तो होगी जियो केमिस्ट्री की तारीफ़। अब आगे एक और चीज़ भी है, जियो केमिकल मैपिंग। ये अलहदा से क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि जियो केमिकल मैपिंग किसे कहते हैं। तो जियो केमिकल मैपिंग से ज़मीन के ऐसे नक्शे बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ मादनियात की तलाश में मदद मिलती है बल्कि उनके ज़रिए माहौल की निगरानी, जंगलात के बारे में मालूमात और मेडिकल रिसर्च की भी सहूलत हासिल होती है। तो यहाँ तक बच्चों है केमिस्ट्री की तारीफ़, अज़ाए तरकीबी, उसके ख़वास और उसमें मौजूद मादनियात का मुताला है, ठीक है। तो ये होगी जियो केमिस्ट्री की। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो जियो केमिकल मैपिंग की है और ये भी पूछा जा सकती है। सो जियो केमिकल मैपिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको स्टार कर लें, ये पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिनल केमिस्ट्री, राइट। अब जो वर्ड है मेडिसिनल, अगर हम देखें तो मेडिसिनल जो है मेडिसिन या अद्वियात की बारे में बात हो रही है। तो इस ब्रांच में कीमियादान इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाले अद्वियात के बारे में ना सिर्फ मनसूबा बंदी करते हैं बल्कि उनको अमली तौर पे तैयार भी करते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है ये हमने करनी है, इस इल्म में अद्वियात की दरियाफ्त, उनका इस्तेमाल और इंसानी जिस्म में दवा के जुज़ बंधन होने के बारे में तहकीक की जाती है। यानी केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें अद्वियात की दरियाफ्त की जाती है या उनको बनाया जाता है, फिर उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उनको जिस्म का हिस्सा बनने पर, यानी जो टारगेट एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे पुरअसर होने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, उसको कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें आपने ये तारीफ़ करनी है, इस इल्म में अद्वियात की दरियाफ्त, उनका इस्तेमाल, इंसानी जिस्म में दवा के जुज़ बंधन होने के बारे में तहकीक की जाती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन जो कि आपने करनी है, राइट। नेक्स्ट वी हैव फल्की केमिस्ट्री, फल्की या एस्ट्रो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इस शाख में खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मालिक्यूल्स और आइंस का मुताला किया जाता है। यानी फ़ज़ा में तो खैर एटमॉस्फेयर होती है, हवा होती है, इससे आगे जो है खला स्पेस, उसके अंदर जो है आपने कौन कौन से मालिक्यूल्स या आइंस हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मज़ीद इन अशिया की कसरत और रेडिएशन के साथ कायनात में उनके तामल का मुताला किया जाता है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपने पूरी करनी है। आपने ये बताना है कि खला और सितारों के दरमियान मालिक्यूल्स और आइंस मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं, उनकी कंपोजिशन, फिर मुख्तलिफ़ अशिया की कसरत और रेडिएशन और उनके रिएक्शंस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी तारीफ़ आपने करनी है,
राइट अब इसी से लिंक है एक्सरसाइज। हाल ही में चांद पर भेजा गया मिशन अपने साथ चांद की ज़मीन के नमूने लाया है। उन पर 10 झेल तजर्बात किए गए हैं। अब बताएं कि ये तजर्बात केमिस्ट्री की कौन सी शाख से मुतल्लिक़ हैं। यानी जो एक्सरसाइज यानी मशक है उसमें वो पूछ रहा है कि चांद पर एक मिशन भेजा गया है और वो कुछ सैंपल लेके आया है। अब उस सैंपल पे नमूने के अज़ाए तरकीबी मालूम करना, वो जो सैंपल है उसकी कंपोजिशन जो है वो मालूम की जा रही है। ये कौन सी ब्रांच में आता है। अब देखें अगर उसकी कंपोजिशन देखी जा रही है और वो चांद से आया तो ऑब्वियसली एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम लिखेंगे। नमूने में मौजूद अशिया के फ़िज़िकल ख़वास का मुताला करना है तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री होगी। आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ उनके रिएक्शंस अमल में लाना तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री या फल्की केमिस्ट्री, सेकंड जो है वो आपके पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, एंड थर्ड जो है वो आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा एक और भी चीज़ है, अगर सैंपल की कंपोजिशन देखी जा रही है यानी कि तज़िया किया जा रहा है तो यहाँ पे तज़ियाती केमिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, आप तज़ियाती केमिस्ट्री। टॉपिक है एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क। ये एक टेबल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी ये एक आइडियल टॉपिक कंसिडर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। ये मादा की सबसे ज़्यादा सादा शक्ल है। ये खालिस शय है जिसमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक सोना है, गोल्ड है, तो उसमें सारे के सारे एटम्स गोल्ड के होंगे। आयरन रॉड अगर मैंने लिया और ये खालिस आयरन रॉड है तो इसमें तमाम के तमाम एटम्स जो हैं वो आयरन के होंगे। तो मैटर या मादा की वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सादा शक्ल जो कि खालिस हालत में होती है और जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं वो एलिमेंट कहलाती है। ये पूरा पॉइंट आपने लिखना है। कंपाउंड ये भी एक खालिस है जो दो या दो से ज़ायद मुख्तलिफ एटम्स के केमियाई मिलाप से वजूद में आती है। ये भी पूरी डेफिनेशन लिखनी है। यानी ये भी खालिस शक्ल में है, मादा की खालिस हालत है, लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है, आपस में मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल नमक की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स Na सोडियम एंड दूसरा है Cl क्लोरीन, ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हैं तो ये एक कंपाउंड होगा NaCl। इसी तरीके से वाटर अगर हम लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। नेक्स्ट वी हैव, ये एक नाखालिस शय है। मिक्सचर के बारे में बात होगी। ये मादा की एक ऐसी शक्ल है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की किसी भी निस्बत से मिलाने से बनता है। मिसाल के तौर पे आप नमक और चीनी को आपस में मिला दें तो इसमें कोई कंपोजिशन फ़िक्स नहीं है, ना ही वो केमिकली आपस में कंबाइंड हैं, तो ये नाखालिस शय होगी और इसमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं उसकी कोई फ़िक्स रेशो जो है वो नहीं होगी, कोई भी निस्बत जो है वो फिक्स नहीं होगी, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव राइट, अब यहाँ पर अगर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो एलिमेंट क्या है, किसी एलिमेंट को आम केमिकल रिएक्शन से मज़ीद तकसीम नहीं किया जाता। ये है ही सादा शक्ल तो इसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। कंपाउंड के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें मौजूद एटम्स के मासेस की निस्बत मुस्तकिल हो। तो इस पॉइंट को आप इस तरह लिख सकते हैं कि कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान निस्बत फिक्स है। मिसाल के तौर पे पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेस की निस्बत 1:8 है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो 1 है और H2O में अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन का जो मैस है वो 16 है, तो 2:16। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो 1:8 निकलेगी। मिक्सर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की शनाख्त और खवास में कोई तब्दीली वकूअ पजीर नहीं होती। आप चेंज कर सकते हैं, आप फिक्स रेशो नहीं करते। गैसी एलिमेंट्स में थर्ड पॉइंट में मौजूद मालिक्यूल्स आज़ादाना घूमते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नोबल गैसेज में मालिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम होता है, हीलियम ऑन आर्गॉन। कंपाउंड में हम देखते हैं कि कंपाउंड में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की मदद से आप उनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को केमिकल रिएक्शन की मदद से अलहदा किया जा सकता है। मिक्सचर की दो इकसाम है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है,
आम नमक का पानी होमोजीनियस है एंड पत्थर जो है वो हेट्रोजीनियस है। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सैंपल में या नमूने में जो मौजूद है वो एक जैसी रहती है, ठीक है। एंड जैसे पानी है, अब आम नमक का पानी, ठीक है, यानी सोल्यूशन है, ये आपने पानी लिया उसमें नमक हल कर दिया तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस जो है वो पत्थर है, कहीं पे कंपोजिशन या तरकीब मुख्तलिफ होगी, दूसरी तरफ मुख्तलिफ होगी और आगे जाएंगे तो मज़ीद मुख्तलिफ होती जाएगी। तो अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो वो हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, जब कोई एलिमेंट एटम्स के मजमूआ की शक्ल में वकूफ़ पज़ीर होता है तो उसकी नुमाइंदगी एक सिंबल से की जाती है। मिसाल के तौर पे सोडियम की नुमाइंदगी Na और कैल्शियम की नुमाइंदगी Ca से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। इस पूरी लाइन्स लिखने के बजाय आप इसको शॉर्टकट कर दें कि एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पे सोडियम Na और कैल्शियम Ca से। कंपाउंड में आपने फार्मूलाज लिखना होता है, ठीक है। जो केमिकल फार्मूला है वो इसको ज़ाहिर करता है। किसी कंपाउंड के ख़वास उसमें मौजूद अनासर के ख़वास से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन पानी के ख़वास उसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ से रिलेट नहीं करता, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि अगर इसको सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है तो इसको केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाएगा। इसको मिक्सर को किसी भी चीज़ से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, ना ही सिंबल से और ना ही फार्मूला से। ये नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या खुसूसियात हैं वो चेंज हो जाती हैं। जबकि मिक्सचर के अज़ा के दरमियान किसी भी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए उन अज़ा को तभी तरीक़ों से अलहदा किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है जी। कंपाउंड्स मालिक्यूल के तौर पे अपना वजूद बरकरार रखते हैं। मिक्सचर के ख़वास उसमें मौजूद अज्जा के ख़वास का मजमू होता है। अब ये इसके पॉइंट के साथ टैली है, ठीक है। तो आपने जहाँ पे ये पॉइंट लिखना है वहाँ पे ये पॉइंट लिखना है। अब ये बच्चों क्वेश्चन आता है कैसे? अब ये जो क्वेश्चन है या तो वो आ जाएगा कि कंपाउंड की खुसूसियात लिखें, मिक्सर की खुसूसियात लिखें या एलिमेंट की खुसूसियात लिखें, या समटाइम्स आ जाता है कि आप डिफ्रेंशिएट करें एलिमेंट और कंपाउंड का, कंपाउंड और मिक्सर का, या तीनों का भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके लिए ये हॉट फेवरेट टॉपिक होगा। राइट स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में जो पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है कि ज़मीन में कौन से एलिमेंट हैं खालिस हालत में पाए जाते हैं। तो ज़मीन में अगर आप देखें ऐसे मेटल्स होंगे जो कि कम रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है, ये आप लिख सकते हैं। ज़मीन में कौन से एलिमेंट बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो कम मिकदार में मौजूद होते हैं। स्पेसिफिकली एक अगर एलिमेंट आप लिखना चाहते हैं तो एस्टाटीन भी लिख सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में लिखिए कि वो सबसे कम मिकदार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो लास्ट ईयर जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस आया था उसमें डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अब का कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं ये है क्या। तो एलोट्रॉपी जो है उसने डिटेल स्टार्ट किया जी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही एक से ज़ायद कलमी अशकाल में पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल या क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। इन अशिया के फ़िज़िकल और केमिकल ख़वास भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी ना सिर्फ ये फ़िज़िकली मुख्तलिफ हैं, केमिकली भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं। इन कलमी अशकाल को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं और इस मज़हर को एलोट्रॉपी कहा जाता है। एक्चुअली जो है एलोट्रॉपिक है क्या? बेसिकली एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ कलमी अशकाल को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअल अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ कलमी अशकाल को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। राइट नाउ आपने डेफिनेशन कौन सी करनी है बच्चों? तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक जो है वो ये है, ठीक है जी। ये आपने डिटेल लिखनी है और साथ में आपने ये लिखनी है, ठीक है जी। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं और इस मज़हर को एलोट्रॉपी कहते हैं। अब अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है, तो फिर डेफिनेशन एग्जांपल पूछ लेता है तो फिर एग्जांपल में आपने ऑक्सीजन का बताना है कि ऑक्सीजन की दो शक्लें हैं, एक तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और दूसरी ओजोन है। इसी तरीके से
सबसे बेहतरीन एक जो एग्ज़ाम्पल है, ये सबसे ज़्यादा नोन जो एग्ज़ाम्पल है वो है डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस, राइट, या जिनको बकी बॉस भी कहते हैं। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, उनके नाम लिखें। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल। ठीक है जी, तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस, या फिर जिसको आप इन शॉर्ट बकी बॉल्स कहते हैं, राइट। डायमंड की साख्त एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल की तरह होती है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। बकमिंस्टर फुलरेंस कार्बन 60 में कार्बन एटम्स पेंटागन और हेक्सागोन की शक्ल पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, ये आपके पास डायमंड है, ठीक है। तो डायमंड जो है एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह होता है। ग्रेफाइट में वो देखिए, ये वाला जो रिंग है ये पेंटागन है, ठीक है। तो ये वाला जो रिंग है बैक पे अगर आप देखें तो ये हेक्सागोनल है, यानी 5 कॉर्नर वाला और 6 कॉर्नर वाला। जबकि जो बकी बॉल्स हैं वो कार्बन 60 जो है उस सूरत में मौजूद होती हैं, और ये बेसिकली कार्बन की छोटी छोटी गोलियां हैं, राइट, बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं जो कि अंदर से होल होते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो फुलरेंस है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने लिखनी है। तो ये ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा दबाव दोनों बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाती है। फुलरेन की साख्त इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना ही कोई चार्ज होता है और ना ही कोई अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है ना वो ये भी आ सकता है, ठीक है, कि बकमिंस्टर फुलरेन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो इसकी साख्त एक पिंजरे की मानद है, यानी केज लाइक है। फुलरेन एक नरम मटेरियल है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। सल्फर एलिमेंट की भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। अब ये क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है कि सल्फर की कौन कौन सी जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो सल्फर की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। तो यहाँ तक बच्चों जो हमने एलोट्रॉपी की है तो उसमें हमने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन की है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के नाम, सल्फ़र की एलोट्रॉपिक जो फॉर्म्स हैं उनके नाम, और जो बकमिंस्टर फुलरेंस है उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। राइट स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के ज़रा सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा हो जाते हैं। अब इस पूरी लाइन का आप सिंपल सी ये लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है। दोबारा से सुनिए, सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है। एग्जांपल में आपके पास आ गया जी सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। तो ये डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद जो है वो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर आप सोल्यूशन को देखें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे आपको आंख से। सोल्यूशन का अगर फ़िल्टर करें तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कोई शय जो है वो बाकी नहीं बचती। तो इस किस्म का सोल्यूशन एक ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। अब आगे जो है वो सस्पेंशन की बात हो रही है। अच्छा, सस्पेंशन की जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो आपके पास चॉक है। चॉक को पीस के अगर आप पानी के अंदर डालें तो वो सस्पेंशन हो जाएगा। तो इसमें सॉल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट में हल नहीं होते। दर हकीकत इन ज़रात को आम आंख से देखा जा सकता है। अगर सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखा जाए तो उसमें मौजूद ज़रात तय में बैठ जाते हैं। अगर सस्पेंशन को फ़िल्टर किया जाए तो उसके ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। नतीजतन ये ज़रात फ़िल्टर पेपर पे ही इकट्ठे हो जाते हैं और इनको हासिल किया जा सकता है। चॉक पाउडर को जब आप पानी में मिलाएंगे तो ये एक सस्पेंशन कहलाएगा, राइट। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है वो है कोलाइड। सोल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा सोल्यूशन एक और शक्ल में भी मिलता है, इसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। ये आपने नहीं लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना है। कोलाइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट के साथ यकजा नहीं होते, यानी कि जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो होमोजेनाइज नहीं होता। ये ज़रात हकीकी सोल्यूशन में मौजूद ज़रात से अगरचे कदरे बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि सस्पेंशन के ज़रात
की तरह आम आंख से नज़र आ सके। अगर कोलाइडल सोल्यूशन को थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो उसमें मौजूद ज़रात तय में नहीं बैठते। फिल्टर करने पर ये ज़रात हकीकी सोल्यूशन के ज़रात की तरह फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते हैं। एग्जाम्पल में स्टार सोल्यूशन और अंडे की सफ़ेदी कोलाइडल सोल्यूशन की आम मिसालें। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या वो पूछ सकते हैं कि जी ट्रू सोल्यूशन कैसे किसे कहते हैं, तो आपने सिर्फ जो है वो फिर यहाँ से लेके आपने, ठीक है, यहाँ तक करना है जहाँ तक ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ये ट्रू सोल्यूशन है। वो पूछ सकते हैं जी सस्पेंशन क्या है और उसकी खुसूसियात लिखें, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जी सस्पेंशन और यहाँ तक जो कि उसकी डेफिनेशन तक भी आ जाते हैं। अगर वो कोलाइड का पूछता है आपसे तो फिर बच्चों आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कोलाइड का और यहाँ तक, यानी वो सेपरेटली भी पूछ सकता है कि सस्पेंशन क्या होती हैं, इसकी खुसूसियात लिखें या मिसालें दें, कोलाइड क्या होते हैं उनकी खुसूसियात और एग्जांपल। वो इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो डिफरेंस भी आप अगर सपोज सोल्यूशन और कोलाइड का पूछा जा रहा है या अमूमन कोलाइड एंड सस्पेंशन का पूछा जाता है, तो ये जब प्रॉपर्टीज़ आप लिख देंगे तो ये दोनों जो हैं प्रॉपर्टीज़ उसको डिफ्रेंशिएट भी कर देंगी। तो ये जो टॉपिक है ये भी रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपने देखनी है, ये बाज़-औक़ात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों है हमारा सॉल्यूट की सॉलेबिलिटी पे दर्जा हरारत का असर क्या होता है। ये है तारीफ़, ठीक है जी, ये तारीफ़ है। अभी हम इसको ज़रा जूम इन करके देखते हैं। राइट, किसी सॉल्यूट की सॉलेबिलिटी उस सॉल्यूट की वो मिकदार है जो किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो सके। प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ होती है कि सॉल्यूट की वो ग्राम्स में वो मिकदार जो किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दें। एनीहाउ यहाँ पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट डेफिनेशन लिखी है तो आपने यही लिखनी है कि किसी सॉल्यूट की सॉलेबिलिटी उस सॉल्यूट की वो मिकदार है जो किसी मखसूस दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो सके। तो एक तो आगे सॉलेबिलिटी की तारीफ़ पूछी जा सकती है। अब देखिए टेम्परेचर का क्या असर होता है जी, दर्जा हरारत का क्या असर होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनकी पानी में सॉलेबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ जाती है, यानी ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं उनकी सॉलेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है जी। राइट, अच्छा अब पानी में सॉलेबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम हो जाती है जिनकी लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है। आमतौर पे पानी में गैसों की जो सॉलेबिलिटी है वो दर्जा हरारत बढ़ने से भी कम होती है। तो ये दूसरा केस आ गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी सॉलेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इस तरह पानी में कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की सॉलेबिलिटी भी दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है, ताहम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम हो जाती है। सो ये जो आपने एग्जांपल्स हैं ना बच्चों, ये आपने एग्जांपल्स जो हैं वो करनी है। वो पूछ सकता है कि कौन से कंपाउंड की जो सॉलेबिलिटी है वो विद टेम्परेचर बढ़ रही है और कौन से ऐसे हैं जिनकी विद टेम्परेचर कम हो रही है। तो ये राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज सेपरेटली सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।